लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का नॉमिनेशन खत्म हो गया है। झारखंड में 4 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होना है। आपको बता दें कि नॉमिनेशन के आखिरी दिन 65 नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किए गए हैं। 25 नए प्रत्याशियों ने दाखिल किए हैं नॉमिनेशन। झारखंड में 4 लोकसभा सीट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में 65 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है नामांकन। सिंहभूम में 21, लोहरदगा से 17, खूंटी से 16 और पलामू से सबसे कम 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल को है। गुरुवार को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के 8, खूंटी में 7, लोहरदगा में 7 और पलामू में 3 नामांकन पत्र दाखिल किया गया। शुक्रवार से झारखंड के 3 लोकसभा सीट चतरा, कोडरमा और हजारीबाग के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और आपको बता दें कि इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का नॉमिनेशन खत्म हो गया है और झारखंड में 4 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होना है और इसमें कुल 65 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। देखिए अनिकेत, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि 4 सीटें जो काफी अहम मानी जाती थी वहां पे अब नॉमिनेशन का काम पूरा हो चुका है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि कई चीजें मान मनोबल के दौर से भी चलेंगी और हो सकता है कि कुछ नाम वापसी की भी बात सामने आ रही है। लेकिन अंतिम समय जब पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से लोग इस मैदान में रह जाते हैं, तब थोड़ा आकलन करना और आसान होगा। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो जैसे कि 4 सीटों की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, वहां कई ऐसी जगहों पे सीटें पे लोग खड़े हुए हैं, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को फायदा और नुकसान पहुंचाने की भी बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोहरदगा की बातचीत की जाए तो चमरालिंडा खड़ा हो गए हैं वहां से, और इसी तरह से अन्य जगहों पर भी कुछ ऐसे नाम सामने आते नजर आ रहे हैं जिसको लेकर कहीं बीजेपी प्रभावित होगी तो कहीं कांग्रेस प्रभावित होगा। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो दोनों ही के बीच मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी यानी कि एनडीए और कांग्रेस यानी गठबंधन, ये दोनों ही ध्रुव होंगे खास करके चुनाव में। लेकिन जो फैक्टर बनता है अमूमन इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं कि प्रत्याशी कौन कौन खड़े होंगे, कितना वोट किसका काटेंगे, और तब जाकर कहा जा सकता है कि कितनी वोटों से कौन जीतेगा या हारेगा। तो ये अभी समीकरण बनना बाकी है। हो सकता है कि जब नाम वापसी का समय खत्म हो जाएगा और उसके बाद पता चल पाएगा कि कौन कौन से जो प्रत्याशी रह गए मैदान में उनका कितना प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से इन सीटों को देखा जाएगा। लोहरदगा की हम बात करें तो वहां पर चमरालिंडा, जिनको लेकर के बातें भी चल रही है कि जो पार्टी है वो उनसे बात कर रही है कि वो नाम वापस ले, लेकिन उन्होंने हट थामी हुई है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है, वो नाम वापसी अपना कर सकते हैं? देखिए चमरालिंडा थोड़े जिद्दी स्वभाव से आते हैं और साफ तौर पे जिस तरीके से उस इलाके की बातचीत किया तो उन्होंने लंबे समय से वहां की तैयारी की थी। जो वहां का मुद्दा था, मैं कल भी चर्चा कर रहा था कि सरना कोड का मामला उनके लिए सबसे अहम माना जाता है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हो या लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। वो पूरा इलाका अगर कहा जा सकता है तो सरना कोड के लिए ही जाना जाता है कि सरना कोड लागू कराने में चमरालिंडा ने अलग लड़ाई लड़ी है उस इलाकों को लेकर के। लोकसभा के चुनाव में जेएमएम कोटे से उन्होंने टिकट मांगी थी, लेकिन गठबंधन की मजबूरी कहिए या जो भी कहिए, कांग्रेस के खाते में वो सीट गया है। तो अब जाकर चमरालिंडा निर्दलीय खड़ा हो गए हैं। अब किस तरीके से गठबंधन दल के लोग उनको मनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर चमरालिंडा खड़ा होते हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बड़ा वोट बैंक उनके पास भी है। तो इस इलाके में चमरालिंडा नॉमिनेशन वापस लेने की तैयारी अगर होती है तब तो बात अलग होगी। लेकिन अगर अपनी जीत पे अड़े रहते हैं और प्रत्याशी के रूप में मैदान में खड़े रहते हैं, तब शायद समीकरण बनता बिगड़ता भी नजर आएगा और उस समय कैलकुलेट किए जा सकेंगे कि आखिर कितने वोट से कौन आगे पीछे हो सकता है या फिर चमरालिंडा इन दोनों पर भारी पड़ सकते हैं। जी राकेश जी, जिस तरीके से इन 4 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है, क्या लग रहा है सबसे ज्यादा हॉट सीट कौन सा रहने वाला है और कहां पर कड़ी टक्कर होने वाली? जिस तरीके से खूंटी की बात करें हम तो अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा जिस तरीके से आमने सामने है, पिछले बार का जो मुकाबला हुआ था उसमें महज 1400 करीबन वोट का अंतर रहा था जीत का फासला का, और इस बार क्या यहां पर जो फासला है वो क्या पार कर पाएगी जेएमएम, या फिर एक बार फिर से अर्जुन मुंडा यहां पर जीत हासिल कर सकते हैं? देखिए ये चारों सीट काफी अहम माने जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि 14 में से आज की बात की जाए तो 13 सीटें बीजेपी के पास बताई जाती हैं। तो ऐसे मौके पे गीता कोड़ा की सीट की बात कीजिए, कांग्रेस से छोड़कर भी प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है तो उनके लिए भी अहम है। और कालीचरण मुंडा, जहां कांग्रेस से खूंटी में की बात की जाए और अर्जुन मुंडा की बात की जाए तो निश्चित तौर पर दोनों के बीच जो तगड़ा मुकाबला होने की बात है। पिछली बार भी जो चुनाव हुए थे जीत हार का मार्जिन काफी कम था और उसको लेकर विवाद भी थोड़ा हुआ था। उसी तरह से अन्य सीटों की लोहरदगा की मैंने चर्चा की ही है। तो सभी सीटों पर कहीं ना कहीं अब चर्चा शुरू होने लगी है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बीजेपी के लिए की बड़ी चुनौती होगी कि क्या इन सीटों को जो उनके पास पहले से मौजूद है उसको बचाने में कितनी कामयाब हो पाती है, क्योंकि 13 सीटें काफी अहम मानी जा रही है राज्य के लिए और पूरे देश में जब
गिनती की जाएगी 400 पार के आंकड़ों को लेकर जो चर्चा चल रही है एनडीए खेमे में, उस पर किस तरीके से अमल किया जा सकेगा। तो ये चारों सीटें यानी कि साफ साफ कहा जा सकता है कि तमाम जो 14 सीटें ये महत्वपूर्ण होगी। लेकिन अभी की बातचीत की जाए पहले चरण की, ये 4 सीट काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं 400 के आंकड़े में एक कदम बढ़ाने में। जी राकेश जी, खूंटी की बात करें तो जिस तरीके से पिछले बार आंकड़ा बहुत कम रहा था जीत का, कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से राजा पीटर से अपना समर्थन मांगा, उन्होंने समर्थन भी दिया है, तो कहीं ना कहीं जो तालमेल है वो देखते हुए यहां पर उनसे समर्थन मांगा गया इस बार। देखिए, ये इलाका राजा पीटर का बड़ा इलाका माना जाता था और खास करके राजा पीटर जमीनी स्तर पर जाकर बातचीत करते थे, ग्रामीणों के साथ उनकी अच्छी पकड़ है। साथ साथ जिस तरीके से वे लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम किया था, एक बार जब मंत्री थे तब भी उन्होंने काफी कुछ काम करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मामलों में वो आरोपी साबित हुए थे और इसके बाद से अभी तक वो कानूनी जकड़न में फंसे हुए हैं। लेकिन उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है और उस इलाके में अब वो सीधे खुलकर अर्जुन मुंडा के पक्ष में प्रचार भी करने लगे हैं। बाबूलाल मरांडी से उनकी पहली मुलाकात जेल से निकलने के बाद भी हुई थी और इसके बाद से हाल के दिनों में देवड़ी मंदिर जो इस इलाके का प्रसिद्ध मंदिर है वहां पे हुई है। तो ऐसे मौके पे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की बातचीत जाए, वो कालीचरण मुंडा भी उस इलाके में अपनी पकड़ रखते हैं और उनके साथ भी आपने देखा होगा कि बड़े नेता मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे नॉमिनेशन के समय में, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उनकी भूमिका भी काफी अहम मानी जाती है उस इलाके में। तो साफ तौर पे लगता है कि यहाँ का मुकाबला थोड़ा और भी टक्कर वाला होगा। जी राकेश जी, पलामू की अब बात करें तो वहां पर बीडी राम बीजेपी की तरफ से है, वहीं ममता भूइया आरजेडी की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से जहां जहां नॉमिनेशन हो रहा है वहां पर कांग्रेस के जो तमाम नेता है, चाहे महागठबंधन के जो तमाम बड़े नेता है, वो पहुंच रहे हैं। लेकिन जब ममता भूइया नामांकन करने के लिए गई हुई थी उस दौरान कोई बड़ा नेता नहीं दिखा था, कहीं ना कहीं सब अलग थलग दिख रहे थे उस दौरान। कहीं ना इसका कसर देखने को मिल सकता है और बीडी राम को इसका फायदा भी मिल सकता है वहां पर। देखिए, गठबंधन दल की बात की जाए तो 6-7 ऐसी सीटें हैं जहां पे उनको पेच थोड़ा बरकरार हो गया है, नए सिरे से कहा जाए, जहां पे उन्होंने या तो प्रत्याशी देर कर दी देने में या फिर प्रत्याशी को बदलने की बातचीत की गई या फिर कोई विवाद खड़ा हुआ। तो ऐसे मौके पे निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पलामू का जो सीट है वो भी काफी बेहतर माना जाएगा, खास करके एनडीए को लेकर के। बीडी राम लंबे समय से उस इलाके में काम कर चुके हैं, खास करके अधिकारी वर्ग के रूप में रहते हुए उन्होंने काफी चीजों को देखा है और साथ साथ जब सांसद के रूप में रहे तब भी उन्होंने काम किया है। लेकिन गढ़वा और पलामू जो इलाका पूरा माना जाता है वो पूरा इलाका ऐसा इलाका है जहां लोग जागरूक हैं और सीधे तौर पर खुल के विरोध करते हैं। तो ऐसे मौके पे हो सकता है कि उनको थोड़ा विरोध का भी सामना करना पड़ेगा और उस इलाके में लगता है कि उनकी जीत को लेकर थोड़ी चर्चा जरूर चल रही है। मुझे मेरी बातचीत हो रही थी एक बड़े नेता से, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। जिस तरीके से बीडी राम का विरोध भी किया जा रहा था, कई लोग बता रहे थे कि उनपे अभी भी अधिकारी वाला रुआब है, वो ठीक से मिलते नहीं है, कहीं ना कहीं लोग इसका भी विरोध जता रहे थे कि उनको टिकट क्यों दिया गया है, किसी और को टिकट दिया जाना चाहिए था। देखिए, जब राजनीति में ये सारी चीजें चलती हैं तो बड़ी बारीकी से बीजेपी ने तमाम चीजों को टटोलने की कोशिश की। मुझे जो जानकारी मिली थी कि 3-4 चरणों में वो सर्वे का काम करा रही थी, ग्राउंड लेवल पर लोगों से बातचीत कर रही थी और एक आंकड़ा जुटा रही थी कि कौन सा प्रत्याशी अगर आता है मैदान में तो फिर उसको कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। तो बीजेपी ने तो इन तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से लेकर आगे काम किया है और बीडी राम का नाम हो सकता है कि जिस तरीके से आया गया है तो कुछ लोगों की सहमति, इलाके में बातचीत और वहां की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने काम किया था और उसके बाद ही कहा गया कि उनको टिकट दिया गया है। इसके पहले चर्चा थी कि बीडी राम का टिकट इस बार कट सकता है, लेकिन उनको फिर से एक बार मौका दिया गया है, उन पर कहीं ना कहीं भरोसा जताया गया है। तो हो सकता है कि बीडी राम के लिए बड़े नेता भी वहां पहुंचेंगे और जब जब ऐसी नौबत आती है कि लोकसभा का चुनाव होते हैं तो फैक्टर केंद्र का काम करता है और मोदी का जादू तो कई इलाकों में ऐसे ही चलता है। तो हो सकता है कि इस पर अभी भी कहा जा सकता है कि चर्चा होगी, बातचीत होगी और कुछ बड़े नेता हो सकता है कि पलामू में दौरे पे जाएंगे, तब फिर पता चल पाएगा कि वहां बीजेपी का कुनबा कितना बड़ा हो सकता है और किस तरीके से वहां की रणनीति बन सकती है, किस तरीके से उनको आगे चर्चा की जा सकती है। जी राकेश जी, लोहरदगा का सीट यहां पर त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिल रहा है। चिमरा लिंडा के आने के बाद जिस तरीके से समीर उरांव हो या फिर सुखदेव भगत हो, कहीं ना कहीं इसका मुकाबला जो है यहां पर दिलचस्प नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहां पर जेएमएम विधायक ने बगावत कर दिया है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और साथ ही नामांकन भी किया है, तो कहीं ना कहीं लोहरदगा का जो सीट दिख रहा है इस बार थोड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है।
निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा निश्चित। और जिस तरीके से चमरा लिंडा की मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि उस इलाके में उनकी पकड़ है, ग्राउंड लेवल पे लगातार लोगों के बीच जाते आते रहे हैं। और अभी की बातचीत किया तो समीर उरांव भी कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे थे, राज्यसभा से थे, इसलिए बहुत ज्यादा काम उनको तो शायद नहीं मिल पाया है करने का मौका, लेकिन इस बार उनको मौका दिया है बीजेपी ने। सुखदेव भगत पुराने नेता माने जाते हैं उस इलाके में, और साफ तौर पर लगता है कि तीनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि आदिवासी वोटों के बीच तीनों की उपस्थिति पहले से मौजूद है। लेकिन एक बड़ा सवाल तब खड़ा होता है कि एक बड़ा फैक्टर मैं बार बार इस बात का जिक्र करूंगा जब जब लोहरदगा की चर्चा आएगी, सरना कोड को लेकर चमरा लिंडा ने काफी कुछ किया है। और मुझे जो जानकारी है कि कई नेता, कांग्रेस में से कई नेता या फिर गठबंधन दल के कई नेता जो आदिवासी नेता है उनके समर्थन में पहले से भी नजर आते रहे हैं, और हो सकता है कि अंदर खाने से सपोर्ट भी मिलेगा। और उस इलाके में एक चर्च, जो खास करके चर्च की भूमिका अहम मानी जाती है चुनावी मैदान में, तो इस बार भी कहीं ना कहीं चर्च की भूमिका नजर आएगी। चर्च की तरफ से जिस तरीके से फरमान जारी होगा, चमरा लिंडा इसका भरपूर फायदा पहले भी उठाते रहे हैं। और उस इलाके में जो क्रिश्चियन बेल्ट इलाके हैं, उस इलाके में कहीं ना कहीं चर्चा चलती है और चर्च के माध्यम से भी चीजें सामने आती है। तो चमरा लिंडा का सपोर्ट अगर तमाम जगहों से होता है तो उनको तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन अगर उनको वापस कराने में कामयाब हो जाती है गठबंधन दल के नेता नाम वापसी के दौरान, तब शायद कुछ अलग अलग समीकरण बनेंगे। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो चमरा लिंडा निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ा प्रभाव डालने की तैयारी कर चुके हैं। जी राकेश जी, अब ये देखना होगा कि चमरा लिंडा जिस तरीके से नाम वापस लेते हैं या फिर उन्हें जो वहां पर जनता है उनका सपोर्ट मिलता है या नहीं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का नॉमिनेशन खत्म हो गया, और आपको बता दें कि झारखंड में 4 सीटों पर चौथे चरण का 13 मई को मतदान होना है, जिसके लिए अब जो चुनाव प्रचार है वो शुरू हो जाएंगे।